वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, जो कैरोलिन एज या द एज ऑफ मिल्टन या द एंड ऑफ रेनेसा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस एज में सबसे जो इम्पोर्टेंट फिगर हमारे रहे हैं वो है जॉन मिल्टन। एंड एज यू नो दैट जॉन मिल्टन हैज़ रिटन टू ग्रेट इपिक्स दैट आर पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट इनके फिगर हैं ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं जॉन मिल्टन की, तो जॉन मिल्टन जो है वो इंग्लिश में 3 पीरियड जो इम्पॉर्टेंट हैं उनमें इनका नाम आता है। तो पहला तो जो आपका है 1603 टू 1625 जिसमें कि इनकी बर्थ हुई और ये बड़े हुए। दूसरा इनका जो इम्पोर्टेंट पीरियड है वो है कैरोलिन एज। थर्ड जो है वो रेस्टोरेशन एज जो कि 1660 टू 1690, यानी कि 3 एजेस को ये बिलोंग करते हैं एक प्रकार से आप देखा जाए तो। फिर से एक बार बता देते हैं आपको, जैकोबियन एज जो है स्टार्टेड फ्रॉम 1603 टू 1625। सेकेंड आपकी जो एज है जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे वो है कैरोलिन एज 1625 टू 1649 और रेस्टोरेशन एज 1660 टू 1690। अब देखिए हम बात कर लेते हैं तो जैकोबियन पीरियड जो माना जाता है तो इसमें जैसे जो शेक्सपियर थे उनका एंड हो रहा था और जो हमारे जॉन मिल्टन थे उनका जन्म हुआ और वो बड़े हुए इस एज में। नेक्स्ट जो एज हमारी है कैरोलिन एज, इसमें एक प्रकार से इन्होंने राइटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, अच्छे से इस्टेब्लिश अपने को इन्होंने कर लिया। और जो 49 पीरियड है कैरोलिन एज में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट थे, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट किया गया था इस एज में, यानी कि इस डेट में 1649। और रेस्टोरेशन का जो मतलब होता है, ठीक है, एक बार रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है कि फिर से गद्दी पे बैठना। तो जो कैरोलिन एज में जो राजा थे चार्ल्स फर्स्ट, उनको एक्सक्यूट किया गया था और उसके बाद उन्हीं जो राजशाही है उसका रेस्टोरेशन हुआ इन द ईयर 1660, ठीक है। और वैसे तो एक और भी पीरियड कंसीडर किया जाता है कॉमनवेल्थ का बीच में, लेकिन ये तीनों इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इस एज को फिर से एक बार रिकैप करा दें आपको, 1625 टू 1649। This age is very important because Charles First was executed in the year 1649 और इसके बाद इस जो एज है इसका एंड हो गया। और इसके बाद कौन सा पीरियड शुरू होता है? इसके बाद शुरू होता है रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। रेस्टोरेशन मतलब 1649 टू 60 जो आपका है वो कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है, यानी कि बीच में जो है किसका शासन हुआ? राजाओं का शासन ख़त्म होके और एक प्रकार से पार्लियामेंट्रियन शासन इस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें देखिए इसको कंसीडर किया जाता है द एज ऑफ मिल्टन बिकॉज मिल्टन वाज द मेन फिगर ऑफ दिस एज, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा है चार्ल्स इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ कैरोलस लैटिन। लैटिन का जो है कैरोलस जो है चार्ल्स इसका ट्रांसलेशन है। तो ये जब आप समझ लीजिए कि चार्ल्स फर्स्ट जो है ये और ये दोनों एक ही हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे, वी कॉल दिस एज एज कैरोलाइन ऑन द नेम ऑफ चार्ल्स फर्स्ट सन ऑफ जेम्स फर्स्ट हु वाज द किंग ड्यूरिंग जैकोबियन पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं कुछ विशेषताएं हैं इस पीरियड की, उनको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए है कैरेक्टर्स ऑफ कैरोलिन एज। तो इसमें कैरेक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पोइट्री टर्न टू अ न्यू डायमेंशन। पोइट्री जो है वो एक नई ऊंचाई पे गई इस पीरियड में। लिटरेचर टेंडेड टू द प्लेटोनिक लव, सेक्स एंड लव। तो प्लेटोनिक का मतलब प्लेटोनिक का मतलब है यहाँ पे जो ये आपको कैवेलियर पोइट्स थे ये दो ही चीज़ों के बारे में लिखते थे। कहीं ना कहीं जो कैवेलियर पोइट्स वर जस्ट अपोजिट टू प्यूरिटन। प्यूरिटन्स जो थे यानी कि जिसमें मिल्टन बहुत बड़े एक फिगर आते हैं, उनके अपोजिट इनका पूरा राइटिंग वगैरह रहती थी। थिएटर्स वर क्लोज ड्यू टू प्लेग फ्रॉम 1638 टू 1639, यानी कि 38 टू 39 में प्लेग की वजह से जो थिएटर्स से उनको क्लोज कर दिया गया। अब देखिए कुछ और फिगर्स भी इसमें आते हैं कैरोलिन एज में। एक तो कैवेलियर पोइट्स थे जो कि
लव एंड सेक्स को थीम बना के लिखते थे, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक प्रकार से अपोजिट थे। किसके? ये अपोजिट थे प्यूरिटन्स के। मेटाफिजिकल पोइट्स भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं, और इसके बारे में हम एक नया वीडियो आपको कल देंगे। तो मेटाफिजिकल के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और इसमें चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कैवेलियर पोइट्स की। तो सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग सिविल वार। सिविल वार हुआ था, हमने आपको बताया था 1642 टू 1651 कंसीडर किया जाता है जो है सिविल वार। तो इसमें थॉमस कारू और रॉबर्ट हेरिक, जॉन सकलिंग, रिचर्ड लवलेस और वेलर, ये कुछ पोइट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे थॉमस कारू ने द ट्रू ब्यूटी लिखा है 1595 टू 1640। ये कोर्टियर थे, क्लर्जी मैन यानी कि पादरी थे, कोर्टियर्स थे। ये कोर्टियर ही थे लगभग मोस्टली। इसमें जो कैवेलियर पोइट थे वो सारे कोर्टियर्स ही कंसीडर किए जाते थे। नेक्स्ट देखिए है सॉरी, इसमें पार्लियामेंटेरियंस और राउंड हेड्स और एक तरफ रॉयलिस्ट या कैवेलियर पोइट थे। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से एक आप देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक द्वंद्व चल रहा था। जो भी पोइट्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड थे। एक तो सपोर्ट करते थे किसको? पार्लियामेंटेरियंस को, ठीक है, जिसमें मिल्टन का नाम सबसे बड़े नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है। और दूसरा जो है रॉयलिस्ट थे, जो कैवेलियर जिनको कंसीडर किया जाता है, और ये दे वर द फॉलोअर्स ऑफ और दे यूज्ड टू प्रेज किंग चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है। और इनको जो है सन्स ऑफ बेन्स भी कहा जाता है, बेन भी कहा जाता है। कैवेलियर पोइट्स को एक और नाम से हम जानते हैं, सन्स ऑफ बेन, क्योंकि जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं बेन जॉनसन से प्रभावित थी, एंड दे वर हाईली इन्फ्लुएंस विद द आइडियोलॉजी ऑफ बेन जॉनसन। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवीज़न था। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अभी मेटाफिजिकल वाला अलग से पार्ट आपको हम देंगे इस पीरियड का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।